नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के लिए हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सीरीज को जो है शुरू किया हुआ है। टोटल 125 शिफ्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 3 पार्ट इस वीडियो सीरीज के आ चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उन तीनों वीडियो सीरीज को देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आप ये 4th पार्ट देखिएगा। काफ़ी सारा फैक्चुअल प्लस करंट अफेयर जो स्टैटिक डाटा है सभी कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करवा रहे हैं। जो जीके जीएस का पार्ट है, 40 जो क्वेश्चन है जीके जीएस के स्टेज 1 के अंदर एनटीपीसी के अंदर पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे जो टोटल 125 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2019 के अंदर, वो सारी शिफ्टें जो है हम यहाँ पे फ्रेम कर ली हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप ये प्राप्त करके खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के 2 घटक हैं। तो सीपीयू के 2 घटक कौन से हैं इनमें से? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो ये कंट्रोल यूनिट को सीयू बोलते हैं और जो एएलयू को क्या बोलते हैं? एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये फुल फॉर्म भी आप याद रखना, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों ही किसके भाग हैं? ये हो जाएंगे सीपीयू के भाग। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये इन तीनों की फुल फॉर्म हो जाएगी, ये याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का जो है उपयोग किया है। आप सभी जानते हैं कि चीन ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है, उसके लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नाभिकीय संलयन की टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया है कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए चाइना देश ने। अब इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। चीन ने जो कृत्रिम सूर्य बनाने की परियोजना है, इसको कब शुरुआत किया था? इसको किया था 2006 में शुरुआत की थी इसकी कृत्रिम सूर्य बनाने की। इस परियोजना का मकसद क्या था? परमाणु संलयन के जरिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनंत ऊर्जा का स्रोत बनाना। चीन के इस कृत्रिम सूर्य का क्या नाम है? तो ये आप याद रखना, कृत्रिम सूर्य का नाम यह जरूर याद रखना, कृत्रिम सूर्य का नाम। 2 चीज़ आपको बेहद जरूरी याद रखनी है। एक तो ये परियोजना जो है शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। और कृत्रिम सूर्य का जो है ये नाम क्या हो जाएगा? तो ये नाम हो जाएगा कृत्रिम सूर्य का HL2M जो है, ये इसका नाम हो जाएगा कृत्रिम सूर्य का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो एमसीबी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी ये हो जाएगी मिनिएचर सर्किट जो ब्रेकर है, ये एमसीबी की फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो ये जो न्यायिक अंग है संयुक्त राष्ट्र का, सबसे पहले आप याद रखना संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख है वो 6 अंग हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं। और संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जो है न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला हो जाएगा महासभा, सेकंड हो जाएगा सुरक्षा परिषद, तीसरा हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक,
3 हो गए। फोर्थ हो जाएगा ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप परिषद। फिफ्थ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और सिक्स्थ हो जाएगा सचिवालय। ठीक है, तो ये 6 अंग हैं इसके। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया भारतीय संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा जो है मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा जो है मान्यता दी गई है। तो ये हो जाएगी राजस्थानी और अंग्रेजी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो आपको रखना है 22 भाषाएं शामिल है भारतीय संविधान की। आठवीं अनुसूची, ये अनुसूची याद रखना, अनुसूची। तो ये भी पूछा जा सकता है किस अनुसूची में जो है 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बाकी इसमें आप चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, 1967 में जोड़ी गई। ये भी आप याद रख ही लेना, सिंधी जोड़ी गई थी 1967 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो और भाषा थी 1967 में सिंधी जोड़ी गई, कोंकणी मणिपुरी और कोंकणी मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, ये कब जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 1992 में। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद रहेगी बोडो डोंगरी और मैथिली। बोडो डोंगरी और मैथिली, ये भाषाएं कब जोड़ी गई थी, तो इनको जोड़ा गया था 2004 में। ठीक है, ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो आधी जानकारी आपको क्वेश्चन से मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है। स्थापना कब की गई थी, स्थापना आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर 2003 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जिनेवा के अंदर की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में कहा गया है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो जो कंप्यूटर होते हैं इंटरनेट पर किसके द्वारा पहचाने जाते हैं, तो ये आईपी एड्रेस के द्वारा जो है पहचाने जाते हैं कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित जो किया गया था प्रथम भारतीय, वो कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय जो थे, ये पहले जो थे भारतीय व्यक्ति थे जिनको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयन किया गया था। इनके बारे में आप ये याद रखिएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिसे थर्ड इंटरनल के नाम से भी जाना जाता है, 1919 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। तो ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में स्थापना हुई थी 1919 के अंदर। उसके बाद आप याद रखना है इसको थर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है।
थर्ड इंटरनल के नाम से भी इसको जाना जाता है। विश्व साम्यवाद की ये वकालत करता है। इसका नेतृत्व और नियंत्रण सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के पास था। तो इसका जो नेतृत्व और नियंत्रण था वो सोवियत संघ यानी कि रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके पास इसका नियंत्रण था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो कौन सा जो भारतीय राज्य है वो 6ठी अनुसूची के द्वारा शासित नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बाकी त्रिपुरा, असम और जो मिजोरम है ये तीनों ही 6ठी अनुसूची के द्वारा शासित है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6ठी अनुसूची जो है ये आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, ये भी आप याद रखना। 6ठी जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो ये आदिवासी जो क्षेत्र होता है, जो आदिवासी क्षेत्र होता है उसके प्रशासन से, आदिवासी क्षेत्र प्रशासन से संबंधित। ठीक है, ये 6ठी अनुसूची है और इसके अंदर जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। बाकी त्रिपुरा, असम और मिजोरम ये तीनों ही जो है 6ठी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्र प्रशासन से संबंधित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे। तो ये जो मियाँ मीर थे ये किस राज्य से संबंधित थे। 1600 से 1700 की अवधि के दौरान का जो है समय पूछा गया है। धार्मिक शिक्षक थे ये मियाँ मीर और ये किस राज्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये पंजाब जो राज्य था उससे ये बिलोंग करते थे। धार्मिक शिक्षक थे मियाँ मीर, पंजाब राज्य से इनका संबंध था। यह एक सूफी संत थे और इनका जन्म जो है करीब 1550 में सिंध प्रांत में जो है इनका जन्म हुआ था। सिंध प्रांत में 1550 में जो है मियाँ मीर का जो है ये जन्म हुआ था। और इनके बारे में आप ये याद रख सकते हैं ये कादरी संप्रदाय के थे। संप्रदाय याद रखना, संप्रदाय पूछ लिया जाता है। संप्रदाय कादरी संप्रदाय के ये रहने वाले थे और मुगल सम्राट जो शाहजहां होते थे उनके बेटे की ये आध्यात्मिक गुरु थे। और मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी थी। ये भी चीज़ जो है आपको याद रखनी है। जो शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह उनके ये एक गुरु होते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 के अंदर कहा गया है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये इमली के अंदर नहीं होता। बाकी लैक्टिक अम्ल दही के अंदर होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक के अंदर होता है और एसिटिक अम्ल जो है सिरके के अंदर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो ये घास और घास के क्षेत्र दिए गए हैं। तो ये पूछा गया, सुमेलित नहीं पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स के अंदर है, मतलब जो डाउन्स घास है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका वेल्ड जो घास है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। उसके बाद जो अर्जेंटीना के अंदर जो है प्रेरी घास पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो अर्जेंटीना के अंदर है ये प्रेरी घास नहीं पाई जाती। स्टेपी जो घास है वो मध्य एशिया के अंदर पाई जाती है। आइए अब मैं बता देता हूँ कौन सी घास जो है कहाँ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप बात करेंगे मध्य एशिया के अंदर स्टेपी घास पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। जो अर्जेंटीना के अंदर घास पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, पंपास पाई जाती है। अर्जेंटीना के अंदर जो है पंपास घास पाई जाती है। और जो प्रेरी घास है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है उत्तरी अमेरिका के अंदर। ये प्रेरी घास, प्रेरी, ठीक है, ये घास पाई जाती है उत्तरी अमेरिका के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो संगाई एक त्योहार है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो कौन सा जल डमरू मध्य है, यानी कि कौन सी जो जल संधि है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बेरिंग जल डमरू मध्य है ये ही जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पाक जल डमरू जो है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो असंगठित क्षेत्र का जो है उदाहरण पूछा गया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। असंगठित क्षेत्र का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो खेती है ये असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, बाकी जो ये पुलिस, बैंक, सरकारी नौकरियां ये संगठित क्षेत्र के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 में क्या कहा गया है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये भाई 2021 में इटली के प्रधानमंत्री थे, कौन थे, तो ये मारियो द्रागी थे फरवरी 2021 में। अभी करंट में देख लेना भाई 2025 जनवरी तक जो है कौन इनके प्रधानमंत्री है, ये आप थोड़ा सा देख लेना भाई। ठीक है, जनवरी 2025 तक। ठीक है, इटली की आप देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं आगे। इटली की राजधानी मैं बता देता हूँ, राजधानी स्टैटिक जीके मैं बता देता हूँ। राजधानी इटली की राजधानी हो जाएगी रोम। मुद्रा क्या हो जाएगी, और जो इसकी मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी यूरो। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसकी जो इटली के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में 2025 जनवरी तक कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। तो ये हो जाएगा 73वें संशोधन में। ठीक है, 73वां जो संशोधन है ये पंचायत से संबंधित है, और जो 74वें संशोधन है ये नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों याद रखना, और ये 9वीं अनुसूची के अंदर है। अभी मैं बताने वाला हूँ रुझान निगम नगर निगम। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 243 याद रखना, पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 243। ठीक है, अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के संविधान के माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज की प्रस्तावना है, जिसे 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कहा गया 1973वें, 1992 भी याद रखना भाई, ये 1992 है, नगर निगम वाला 1993 है। ठीक है, 1992 और 1992 के द्वारा जो है ये माध्यम से संवैधानिक दर्जा है, 11वीं अनुसूची में शामिल है। अनुसूची भी याद रखना, तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी, 11वीं अनुसूची हो जाएगी, जो है 11वीं अनुसूची हो जाएगी। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है 1957 में, मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने जो स्तरीय पंचायती राज को गठन संरचना की स्थापना करने की सिफारिश की थी। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये कब गठित की गई थी, 1957 में गठित की गई थी। ठीक है, ये याद रखना, आप इतनी चीज़ याद रखना। बाकी हर साल जो 24 अप्रैल को है पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। पंचायत दिवस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया इडुक्की जहां भी दिखे, ये केरल से संबंधित है, और केरल के अंदर पेरियार है भाई। ये बेसिक सी चीज़ है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। तो ये पेरियार नदी में बनाई गई है, और पेरियार जो है ये केरल की नदी है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है, पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली पेरियार नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से। ठीक है, तो ये शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है, और केरल की सबसे लंबी नदी है,
उसके बाद हम बात करें ताप्ती नदी की, तो ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में से होता है और यह नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कोसी नदी की बात करूं तो इसका जो उद्गम है, कोसी नदी की बात करूं तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो कोसी नदी का उद्गम होता है नेपाल के हिमालय में होता है और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी को आप सभी जानते हैं भाई, उत्तराखंड के जो गंगोत्री है वहां से ये गंगा निकलती है। बिहार का शोक बोला जाता है किसको? कोसी नदी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 में कहा गया भारत और डैश ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो किस देश ने किए थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान और भारत ने जो है फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, बाकी इनके बारे में आप याद रख लेना। भूटान की राजधानी के बारे में आप याद रख सकते हैं, भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। मुद्रा की बात करूं तो पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी। इन तीनों की आप मुझे बताइएगा मुद्रा क्या क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? ये सबसे पहले आपको पता चल गया सरकारिया आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। इसकी आयोग की जो स्थापना है ये क्यों की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए जो है सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है युवा बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन जो था ये हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरिजियो ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये मलाला यूसुफजई जो है इन्होंने शरणार्थी लड़कियों पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये इनकी पुस्तक का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है ये अध्यक्षता की थी। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, दिसंबर 1985 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? संस्कृत पाल कॉलेज के अंदर, मुंबई के अंदर की गई थी। 72 जो है प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया था और जो इसके महासचिव थे वो कौन थे? A.O. ह्यूम जो है महासचिव इसके थे। उसके बाद आप कुछ याद रख सकते हैं जैसे कि 1886 का जो अधिवेशन था, 85 की हमने बात कर ली है, मुंबई में हुआ था। 86 की बात करूं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं। 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि कहीं से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछ ले आप तभी बता दे। ठीक है, 1886 वाला जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1887 की बात करूं तो मद्रास में किया गया था संपन्न। अध्यक्षता किसने की थी? ये अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 1888 की बात करूं तो इलाहाबाद में हुआ था।
जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद मैं बात करूं 1989 की बात करूं तो 1989 का कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो विलियम वेडरबर्न ने की थी। वेडरबर्न। 1990 की बात करूं तो 1990 वाला कहाँ पे हुआ था? 1990 वाला हुआ था कोलकाता में। 1890 वाला, सॉरी 1990 बोल दिया मैंने गलती से, कोलकाता में हुआ था भाई ये 1890 वाला। ठीक है, 1890 वाला कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये कुछ मैंने बता दिए हैं, बाकी मैं एक दो और बोल के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1905 वाला कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। माफ़ कीजिएगा 1906 वाला, सॉरी गलती, माई मिस्टेक, 1905 वाला बनारस में हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1906 वाला कोलकाता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद 1924 वाला आपको याद रखना है, क्योंकि 1924 में जो है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, जो कि अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बेलगाम में हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है 1938 और 1939। 1938 में अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, वो हरिपुरा में हुआ था। और उसके बाद जो 1939 वाला था उसकी भी जो अधिवेशन है, वैसे तो सुभाष चंद्र बोस को मिला था, लेकिन किसी कारणवश जो है महात्मा गांधी जी के साथ इनके मतभेद हो गए थे। त्रिपुरी में वो अधिवेशन हुआ था, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो है अध्यक्षता को त्याग दिया था। उसके बाद जो है 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। इतनी जानकारी आपको इन अधिवेशनों के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की जो है मदद की थी। तो किसने की थी भाई राजा राम मोहन राय की मदद आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में? तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा डेविड हेयर। तो डेविड हेयर के द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म आप याद रखिएगा, यहीं लिख देता हूं, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 मई 1772। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद। ये मुर्शिदाबाद में हुआ था। और निधन इनका कब हुआ था? 1833 में। 1833 में इनका निधन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो कौन से होते हैं ये? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकाई नोड मेटा जो होते हैं इसी संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो 6 में कहा गया शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है IMR। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर जो है ये क्या दर्शाती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की जो संख्या है इसका अनुपात दर्शाता है। यहाँ पे तय आएगा भाई अनुपात। ठीक है, ये दर्शाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँ तो हीराकुंड जो बांध है ये किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है ये बना है महानदी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। और ये जो महानदी है ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है भाई, उड़ीसा के अंदर है। और यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण शुरू हुआ था भाई 1948 के अंदर और 1953 में पूरा हुआ।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है? तो किसके संस्करण है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिनक्स के ये जो है वर्जन हो जाएंगे। लाइनेक्स जो आपने सुना होगा, लाइनेक्स कंप्यूटर के अंदर, उसी के ये वर्जन है उबंटू, मिंट और फेडोरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया भारतीय संसद द्वारा आरटीआई, आरटीआई की फुल फॉर्म याद रखना, राइट टू इंफॉर्मेशन। ट्वेंटी नाइन में पूछा गया भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो कब पारित किया गया था और कब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मई 2005 में जो है ये पारित किया गया था आरटीआई अधिनियम, और और जून 2005 में जो है राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य और इंग्लिश में हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता की क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले आपको याद रखना है भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? भारत रत्न की स्थापना, यही क्वेश्चन का मतलब है आपको बताने के लिए, क्योंकि ये 2019 का करंट अफेयर है, इसका कोई मतलब नहीं है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। 1954 में शुरुआत हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम, उन्हीं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब पहले व्यक्ति की भी बात सुन लीजिएगा कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले तो ये पहले भारतीय थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे ये थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। और भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो पहली महिला थी इंदिरा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। इसका आंसर नहीं बताया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह भूपेन हजारिका को 2019 में जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सम्मानित किया गया था। 32 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, यह डैश है। तो यह क्या है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रों की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना आप याद रखना, तो स्थापना हुई थी 1949 में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना 1949 में लंदन में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में बोला गया है
औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था। उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो उद्योग जितने भी थे उनको कितनी श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 3 श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया गया था। अब आप सुनिएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में। 1951 में। अंतिम कब आई थी? अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से 17 के बीच में लागू हुई थी। ठीक है, टोटल कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी हैं? 12 पंचवर्षीय योजना जो है लागू हो चुकी हैं। पंचवर्षीय योजना को लागू कौन करता था? योजना आयोग करता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। योजना आयोग को डिसॉल्व करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं वो सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अभी वर्तमान में देख लेना भाई आप कौन सा जो है इसके अध्यक्ष हैं। मतलब अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँ तो समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक शब्द का जो अभिप्राय है ये हो जाएगा समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। ये समस्थानिक शब्द का जो है अभिप्राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं तो 35 में कहा गया है भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? तो ये खरीदा गया है भाई फ्रांस से जो है ये खरीदा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा जो राफेल विमान है ये फ्रांस देश से जो है खरीदा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। यहाँ पे ये जो है स्थान दिया गया है और यहाँ पे जो है इनकी वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष को जो है ये विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। एक ऐसा जोड़ा है जो कि गलत है, तो गलत जोड़ा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में तो जो 1988 में नहीं है शामिल किया गया था, 1989 में किया गया था। 1989 में ये जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में जो कि 1983 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। लाल किला 2007 में किया गया था और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 को किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन भू प्रक्षेपण उपग्रह है? तो भू प्रक्षेपण जो उपग्रह है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सरल। ठीक है, सरल जो उपग्रह है ये भू प्रक्षेपण उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँ तो मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो मानव सिर में आप पहले याद रखिएगा जो मानव का सिर है, हम इंसानों का जो सिर है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ होती हैं भाई इसके अंदर। तो कितनी हड्डियों के अंदर ये डिवाइड होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माथे में 8, चेहरे में 14, कान में 6 और कंठी अस्थि के अंदर 1 ये हड्डियां जो है इनके अंदर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूँ तो दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत हैं, परिणाम तो है एक समूह बनते हैं, चारों में से कौन सा एक विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? बाज, चील, गिद्ध और शुतुरमुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये शुतुरमुर्ग जो है सबसे अलग है, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे मान सकते हैं जो बाज है ये भी उड़ सकता है, चील है ये भी उड़ सकती है, गिद्ध जो है ये भी उड़ सकता है, शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ नहीं सकता, हालांकि थोड़ा बहुत उड़ सकता है बट वो ये रीजनिंग का सवाल है, बस मैंने ऐसे ही ले लिया आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड है सवाल, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है? सुंदरवन जो है, सुंदरवन जो हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर अवस्थित है, तो ये कौन सा वन है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैंग्रोव वन है हमारा। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन थे जो हमने देख लिया। आज हम यहाँ पे जो है 4th पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इससे पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। फ्री PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में ये PDF मिल जाएगी। कोई आपका डाउट है, क्वेरी है या फिर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सारे ग्रुप्स में जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस इतना सा आपको करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।